चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कभी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कभी किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है, और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियां तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या अब आसमान को छूने के ख्वाब देख रही है, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दे। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है।
मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है। हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है। आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी। आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं। भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कपी के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है। अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है। तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कपी से पैसे उधार लिए, इसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल कौवा और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ और अब जाकर ये काला कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो, आप चलो, आप मेरे साथ चलो, हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, दुष्ट कौवा, एक दिन रोओगे, बहुत पछताओगे, देख लेना। फिर तोता मानो चिड़िया के साथ चला जाता है। बादल कौवा आम के पेड़ से सारे आम तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। अरे बादल पति जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, कितने सारे आम ले आए हो। जल्दी बताओ कहाँ रखूं, बहुत भारी है। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इस आम को उस अलमारी पर रख दो।
काले कौवों ने कुछ चुराकर, कुछ छीनकर और कुछ इकट्ठा करके अपने पूरे घर को अनाज से भरा हुआ था। तोते से छीन कर लाया हूँ ये आम। पति जी, बहुत अच्छा किया। वो मोटी चोंच वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। बादल जी, सुना है उस कबूतर की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, तुम चिंता ना करो, कल मैं वहीं जाऊंगा। अगले दिन बादल कौवा एक थैला लेकर कबूतर के मकई के खेत में जाता है और वो जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ काले कौवे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? हो, नहीं गंती आंखों वाले, ये मकई तो तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गुंडा कहीं का। फिर बादल कौवा कबूतर को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंचों से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर को मारने के बाद बादल कौवा मकई से भरा हुआ थैला उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ बिजली, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह नहीं बची है। अच्छा, पहले बताओ तो क्या है इसमें? इस थैले में मकई के भुट्टे हैं, अभी अभी कबूतर के खेत से लाया हूँ। वहाँ संदूक पर रख दो। फिर बादल कौवा वो मकई से भरा हुआ थैला संदूक पर रख देता है। बिजली कभी प्यार से अपने पति से कहती है, बादल, ये जो 3 दिन पुराना अनाज है, ये तुम कल अपनी माँ को दे आना। हाँ ठीक है। और साथ ही बिजली कभी कहती है, और मकई मेरी माँ को बहुत पसंद है, कल मैं जाकर अपनी माँ को मकई दे आऊंगी। ना ही मैं अपनी माँ को 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। ये सुनकर बिजली कभी चुप कर जाती है। मुझे अनाज भोजन जमा करने का बहुत शौक है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है, जरा देखो तो हर तरफ अनाज ही अनाज है। एक बूढ़ी चिड़िया कौवों के दरवाजे पर आती है। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। कभी बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए एक दाना दे दो। चले भाग बुढ़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी दाना नहीं है। बेटी कभी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, बस मुझे एक दाना ही दे दो। सुना नहीं, चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कभी गुस्से में उस बूढ़ी चिड़िया को धक्का दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया दूर जाकर गिरती है। कभी याद रखना, ये दाना और भोजन ही तुझे लेकर डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चुराकर अपने घर ले आता है। मानो चिड़िया शाम को दाना लेकर जब घर आती है तो रोने लगती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी? बिजली, ये भोजन अब मैं कहाँ रखूं? बादल जी, अब ये भोजन तुम कहाँ से लाए हो? ये भोजन मैं चिड़िया के घर से लाया हूँ। तुम रुको, मैं ये घोंसला उठाती हूँ और तुम यहाँ नीचे रख दो। फिर बिजली कभी अपना घोंसला उठाती है और बादल कौवा भोजन वहाँ रख देता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में अब इतनी भी जगह ना थी कि वो अपना घोंसला रख सके। वो दोनों कौवे अपना घोंसला भोजन के ऊपर रखकर ही सो जाते हैं। बादल जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है, अब तो घर में ना बैठने को जगह है और ना ही खड़े होने को। हो, देखा ना बिजली, मैंने पूरे घर को अनाज से भर दिया है। वो दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है। कौवों का घर तो तेज हवा के कारण इधर उधर हिल रहा था। थोड़ी ही देर में उनका घर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कभी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। बादल, बादल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोरी के नीचे। अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब बताओ कौवे कि ये आम किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? तोते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। तोता अपने आम उठाकर ले जाता है। फिर मानो चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना अनाज ले जाते हैं।
लेकिन वो दोनों कौवे वही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था
कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊँ। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कभी ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है।
किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कवि का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कवि की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य जी से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कवि को टीका लगाता है। ओई माँ, मर गई। अरे कवि, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कवि अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। मानो चिड़िया और बिजली कवि तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कवि भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कवि वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कवि बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कवि को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कवि का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला
तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कभी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी। वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली कभी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली कभी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है।